नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार हैं और हमारे ख़ास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सर, कहा जाता है कि जब आप इस मुख्यमंत्री आवास पर आए तो दरवाजे लोगों के लिए खुल गए, आना जाना लोगों का बढ़ गया। अब तो चुनाव है और प्रचार जो है वो पीक पर है। अभी प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अपनी रैली में भर भर के आपकी तारीफ़ की। मुझे लगता है कि किसी मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ़ उन्होंने नहीं की होगी जितनी आपकी की, यानी कि भरोसा बहुत है आपके ऊपर। अब ये प्रचार है, सुबह से लेकर रात तक आप लगातार भागते रहते होंगे, आधी रात तो हमारे साथ बैठे हैं। तो चैन पड़ता है, आराम का वक्त मिलता है? देखिए यशवंत जी, क्योंकि पार्टी ने बड़ा विश्वास किया है और उस विश्वास के ऊपर लोगों का जो प्यार, जो हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद जो मिला है, जो रिस्पांस मिला है, अतुलनीय है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा ये सोच रहती है कि अगर कोई जिम्मेवारी मिली है, मैं विधायक रहा, मैं मंत्री रहा, सांसद रहा और प्रदेश अध्यक्ष रहा। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब इस जिम्मेवारी के ऊपर हूँ। मेरी एक ही सोच रहती है भी अगर कोई भी व्यक्ति आए, उसकी बात सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं कभी भी कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, काम भरपूर हम प्रयास करते हैं कि उसका काम हो। और ऐसा नहीं है, मैं ये भी देखता हूँ अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो 50 के काम भी हो रहे हैं, 50 के अगली बार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के अंदर इस बात का एक संतुष्टि का भाव है कि पहली बार भी कोई मुख्यमंत्री आवास के ऊपर लोगों की, जनता की खुली बात, मन की सुनता है और सुन करके उसका समाधान करता है। मेरा पूरा स्टाफ भी है, वो स्टाफ भी उसके अंदर लगा रहता है मजबूती से। अगर मैं कई बार यहाँ नहीं होता, पीछे से स्टाफ भी सुनता है, सुन करके उसका समाधान करता है। और हम लगातार लोगों की बात सुनते हुए और उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम निकला है कि लोगों ने एकदम सिर माथे के ऊपर उठाया है। मैं फिर हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और मैं उसी विश्वास के साथ, उसी स्नेह के साथ जो हरियाणा के लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, उसी के ऊपर ये बड़ी बात उनके आशीर्वाद से मैं कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे, बड़े ज़बरदस्त आएंगे। आज लोग कमल का फूल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कमल का फूल देख रहे हैं लोग, भी कमल का फूल खिलाएंगे। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तीसरी बार का आपको भरोसा है कि हैट्रिक जो है ना बीजेपी लगाएगी हरियाणा में। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर इस हैट्रिक के लिए 3 बड़ी उपलब्धियां ऐसी क्या हैं जिनके आधार पर आपका ये भरोसा बना है? नहीं, देखिए यशवंत जी, उपलब्धियां तो बहुत हैं। अगर मैं उपलब्धियों को गिनाऊंगा, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगातार बोलता रहूं तब भी वो खत्म नहीं होंगी। इतनी उपलब्धियां हैं। फिर भी जो हमने काम किए हैं, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के युवाओं का विश्वास हमारी सरकार ने बढ़ाया है। कांग्रेस के समय के अंदर जो युवा विश्वास खो चुका था, उसको नौकरी पर्ची खर्ची से मिलती थी, उसको नौकरी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलती थी। ऐसी स्थिति थी यशवंत जी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, नौकरी के लिए अगर किसी विधायक के भी घर पे चला जाता था, अपमान सहन करना पड़ता था। ये ऐसी हालात कांग्रेस के अंदर थी। गरीब व्यक्ति को तो नौकरी दूर दूर भी नहीं मिलती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था। पैसा नहीं होता था, नौकरी कहां से लगेगी? नौकरी तो लिस्टों के आधार के ऊपर मिलती थी, लिस्टें बनती थी,
कौन व्यक्ति कितनी सेवा कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने टैची में वजन लेकर के आ रहा है, उस आधार के ऊपर नौकरियां मिलती थी। आज एक बड़ा विश्वास हरियाणा के युवाओं में ये उभर करके इन 10 वर्षों के अंदर आया है। युवाओं के अंदर तो आया है, युवाओं के माँ बाप के अंदर भी आया है, गरीब के अंदर भी आया है कि यही वो सरकार है, यही वो पार्टी है जो हमारे सम्मान को बरकरार रखती है। और युवा आज किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता। आज अगर मेरा युवा, मुझे भी गर्व होता है इस बात के ऊपर, अगर चक्कर काटता है तो वो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है, मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। गरीब का बच्चा भी मेहनत करता, उसको मालूम है कि अब न पर्ची चलेगी, न खर्ची चलेगी, न मर्जी चलेगी, आज तो मेहनत चलेगी। और उसके आधार के ऊपर हमारा युवा मजबूती से मेहनत कर रहा है, मुझे भी गर्व होता है। और इसको हम आगे मजबूती से स्टैंड लेकर के हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के लोग पूछते हैं, यशवंत जी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, हुड्डा साहब भी कर रहे हैं, और हुड्डा साहब के जो और करिंदे हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल गई। भाई 10 साल पहले आप मुख्यमंत्री रहे, 2014 से पहले किसने हाथ पकड़े थे आपके, किसने आपकी कलम को रोका था? अगर बेरोजगारी थी, उसको दिखाई दे रही थी, ये 10 सालों में बेरोजगारी फैल गई क्या? हुड्डा साहब कितने लंबे समय तक आपने शासन किया है? मैंने पूछा भी है, आप हिसाब मांग रहे थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, कम से कम बताना तो चाहिए था, 1-2 क्वेश्चन का तो उत्तर देता। अरे कितना झूठ फलाना है। अंग्रेजों की एक कहावत है, कहावत नहीं थी, अंग्रेज बोलते थे कि फूट डालो राज करो, कांग्रेस बोलती है झूठ बोलो राज करो। ये अंतर इनके अंदर है। आज युवाओं का विश्वास जगा है। मैंने पूछा, हुड्डा साहब से पूछा, आप लिख करके बताइए मेरे 10 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया, किस आधार पर दिया, क्यों कोर्ट के अंदर गए? कोर्ट ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया उन बच्चों को जिन्होंने पैसा दे करके, जमीन बेच करके, गहने बेच करके, अपना सम्मान बेच करके नौकरी लगी थी। उन सम्मान को भी इनके कार्यकाल के अंदर कोर्ट ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज हमारी सरकार में न किसी का सम्मान बिकता है, न किसी की जमीन बिकती है, न किसी का गहना बिकता है। आज अगर नौकरी मिलती है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी मिलती है। और जो हुड्डा साहब ने 10 वर्षों में दी नौकरी, उससे 2 गुना ज़्यादा नौकरी हमारी सरकार में देने का काम किया है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके युवाओं को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं। परंतु आज युवाओं के मन में इस बात को लेकर के एक बड़ा विश्वास जमा है कि अगर कोई सरकार हमारी रक्षा सुरक्षा कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो रक्षा सुरक्षा कर सकती है। हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े। अभी इन्होंने, मैं आपको और बताना चाहता हूँ यशवंत जी, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा है एक ही विषय के ऊपर कई परतें खुलती चली जाती हैं। परतें तो बहुत है, परंतु अगर उसके अंदर मेजर भी बात करूं फिर भी कई परतें खुलती हैं। अब नौकरी की बात ले लीजिए, हमने जितनी नौकरी ऐड किया, इन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया, कांग्रेस का खड़ा हुआ है, इनके इशारों के ऊपर चलता है, काम करता है। कोई भी नौकरी हमने निकाली, कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है, हमारे बच्चों को उसकी तकलीफ सहन करनी पड़ी, हमें भी उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ा। ये कोर्ट में चले जाते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भर्ती रोको गैंग है, कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है, वो कोर्ट में चला जाता था, परंतु कोर्ट सारी प्रक्रिया को देख करके उसको ठीक साबित करता था, तब जाकर के हम भर्ती निकालते थे। उसके बावजूद हमने 2 गुना ज़्यादा भर्ती की। अभी आपके सामने है, मैंने जब 12 मार्च को इस पद के ऊपर मैं आया हरियाणा की सेवा करने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं 50,000 नौकरियाँ हरियाणा के युवाओं को दूंगा, और मैंने लगभग 15,000 युवाओं को तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। 7,500 TGT के दिए, डी ग्रुप के दिए,
अन्य और भी कोई टीजीटी पंजाबी के थे, कई और वैकेंसीज थी। लगभग 15,000 के करीब में हमने बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। मैं लगातार दे रहा था क्योंकि रिजल्ट आता था, रिजल्ट निकालते थे, बच्चों को मैं ज्वाइनिंग लेटर देता था। 25,000 बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर अभी रिजल्ट निकलने थे, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर आना था। अभी तो रिजल्ट ही निकलने थे। ये भर्ती रोको गैंग कोर्ट में चला गया, ये भर्ती रोको गैंग चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली पे जाकर बैठ गया और वहाँ से फरमान जारी कर दिया कि भाई कोई भर्ती रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ी और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार हुड्डा साहब कर रहे। कहा जी ये बच्चों के साथ अन्याय कर दिया, रिजल्ट नहीं निकाल रहे। अरे हुड्डा साहब अपनी तरफ तो देख ले, क्यों बच्चों के साथ, युवाओं के साथ इतनी बेदर्दी से पेश आ रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने कहा भी है, युवाओं ने एजिटेशन किया, हमने कहा है कि वो एप्लीकेशन वापस ले ले, 25,000 को हम तुरंत रिजल्ट निकाल देंगे। परंतु मुझे ये कहना पड़ा कि 8 तारीख तक युवा वेट करें। 9 तारीख को जो ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, ये 25,000 नहीं, अब और रिजल्ट आ गए हैं, ये 32,000 हो गई हैं। और जब तक ये चुनाव खत्म होगा लगभग ये वही 35-40 हजार पे चला जाएगा। ये 50,000 से ज़्यादा नौकरियाँ, जो मैंने कहा था कि मैं 50,000 दूंगा, उससे ज़्यादा नौकरियाँ हम 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, मैंने ये घोषणा की है कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को दूंगा। मैं युवाओं के साथ हूँ और युवाओं के माँ बाप के साथ हूँ, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है। ये कितने भी डंगे डालो, ये बात बोल रहे हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता हथियाने की बात करते हैं। परंतु आज लोग इनके चेहरे को, इनके नकाब को उतरे हुए पहचान चुके हैं, इनको साफ करने वाले हैं लोग। सीएम साहब, कोई भी चुनाव बिना मुद्दों के नहीं लड़ा जाता। नायब सिंह सैनी के लिए इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और अमूमन लोगों के अंदर एक चर्चा रही कि 51 दिन का समय बेहद 56 दिन का बेहद कम आपको मिला, क्या आपका मानना है? नहीं, बिल्कुल लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी बोलते हैं। तो मैंने कहा है लोगों को, मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है, बिल्कुल कम समय मिला है और हम धीरे धीरे करके, क्योंकि 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली, 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत लिया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 12 मार्च से लेकर के अगर हम 8 अक्टूबर तक देखें तो लगभग 188 के करीब में दिन बनते हैं और उसमें से 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटता है, 16 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट फिर लग जाता है। मेरे पास बचे 56 दिन काम करने के। परंतु जब ये 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटता है और 16 मार्च को जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उस बीच के अंदर मैं अधिकारियों के साथ बैठता था। मैंने पूरा 100 दिन का एजेंडा, मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके मैंने कहा कि मेरा ये एजेंडा है, 100 दिन का एजेंडा है। कोड ऑफ कंडक्ट 6 तारीख को हटेगा, 7 तारीख से हर रोज मैंने एक बड़ा काम करना है और इसको धरातल पर उतारना है। आप इसकी तैयारी कर लें क्योंकि आप फ्री हैं अब। तो उन्होंने पूरा 100 दिन का एजेंडे को तैयार कर लिया और आप लोगों ने देखा भी होगा, हर रोज जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, एक से बढ़ करके एक फैसला हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर मैंने लिए हैं, मजबूती से लिए हैं। लोग इस कारण से बोलते हैं कि समय कम मिला, क्योंकि चुनाव आयोग ने, मैंने 100 दिन का एजेंडा बनाया, 56 दिन ही मुझे मिले, इतना पहले ही आचार संहिता लग गई और उसी के अंदर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात बोलता था, कहे तो घोषणाएं कर रहा है। मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ हुड्डा साहब,
आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, मेरा 56 दिन का कार्यकाल रहा, आप उससे मिलान कर लें। मेरा 56 दिन का कार्यकाल हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतने जबरदस्त निर्णय मैंने मात्र 56 दिन के अंदर लिया। और मैंने कहा है कि ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। अभी 8 तारीख के बाद पिक्चर दिखाएंगे विकास क्या होता है, समान रूप से विकास। इनके समय के अंदर क्षेत्रवाद पनपा, भाई भतीजावाद पनपा और लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंची, खाली बातें करते रहे। और अब भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, झूठ का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। ये बोल रहा है कि मैं बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन दूंगा। मैंने एक दिन इनको पूछ लिया, हुड्डा साहब को, मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी पेंशन देते थे? आप बताएं तो कितनी पेंशन देते थे? आज तक उत्तर नहीं आया। मैंने एक दिन कहा, मैं 500 रुपये देता था। हमने 10 वर्षों के अंदर, इन्होंने 10 वर्षों में 500 रुपया पेंशन दिया। जो ये बात कर रहा है, क्यों गुमराह कर रहा है? झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल करके वोट लेने की कोशिश कर रहा है, परंतु इनका झूठ का नकाब खुल चुका है। और वो कहां खुला है मैं आपको बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की झूठ बोल करके सरकार बनी। वहां पर इन्होंने कई वायदे किए, कईयों की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, एक वायदे की करूंगा। इन्होंने कहा कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। एक ये मुद्दा था इनका बड़ा, और भी मुद्दे थे कई कि हम महिलाओं को ये देंगे, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे। काफी मुद्दे किए, उसकी चर्चा नहीं करता। परंतु 2 साल हो गए सरकार को, यशवंत जी, 2 साल सरकार को हो गए। हिमाचल की नौकरी देने की तो बात दूर गई, आज तक ऐड तक नहीं की, ऐड तक नहीं की। किस प्रकार से झूठ बोल करके वोट ले लिया, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। क्या स्थिति है आज की हिमाचल प्रदेश की? क्या बोल रहे हैं वहां की सरकार? हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। किस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं कि विधायकों की सैलरी से वो निकाला जाएगा। अरे भाई, जब आपके चादर में ज्यादा पैर क्यों पसारे? जब चादर पट रही है तेरी, नहीं पसारने चाहिए थे। क्यों राहुल गांधी जाकर के वहां झूठ की स्क्रिप्ट लिखता है और फिर उनके हाथ में देता है और उनको बताता है भी ये बोल लो। अरे जब आपकी चादर में ज्यादा पैर पसारेगा तो पटेगी। क्यों पाड़ रहे हैं आप? आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, आपके पास नीति नहीं, आपकी नीयत नहीं, आपका नेतृत्व नहीं, फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी मुद्दों की बात चल रही है। दूसरा मैं आपको यशवंत जी एक और बता रहा हूँ, इनका मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक के अंदर झूठ बोल दिया, महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। 2 साल हो गए, 1 पैसा भी अगर दिया हो। यहाँ पर भी 2000 रुपये महिलाओं को देने की बात करी है। आप तो पड़ोस में हिमाचल है, महिलाओं को जाकर के पूछ तो लें, किसी के पास 5 पैसे दिए क्या? और इस प्रकार का ड्रामा करना कि हमारे पास तो सैलरी के लिए पैसा नहीं है। अरे क्यों इस प्रकार की झूठ बोल करके घोषणा करके लोगों को बरगड़ाते हैं? क्यों प्रदेश को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए? क्यों देश को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए? यही हालात कर्नाटक के अंदर किया कि 2000 रुपये देंगे, आज तक 1 पैसा नहीं दिया। 1.5 साल हो गए तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार झूठ के ऊपर बन करके आई और कहा कि हम 2500 रुपये देंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। 1.5 साल हो गए, ना 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ना 2500 रुपया। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे को जिम्मेवारी मिली, हमारी माताओं ने, बहनों ने तीज के पर्व के ऊपर जींद में मुझे बुलाया और बुला करके मुझे कहने लगे कि हमें कुछ, आप हमारे लिए कुछ करें। मैंने कहा करेंगे, बताओ दीदी मखा क्या करना है, बताओ बहन जी मखा क्या करना है, हम करेंगे। तो उन्होंने मेरे को कहा और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने तुरंत वहाँ घोषणा की। घोषणा नहीं की, हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणा की, मैंने घोषणा नहीं की। मैंने उसी दिन मंच के ऊपर से कहा अधिकारियों को कि इसको 1 अगस्त से लागू कर दो। 1 अगस्त से हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवार, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, उनको 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये हमने जो बात कही है उसको पूर्ण किया है। परंतु कांग्रेस घोषणा करती है,
करती कुछ करती नहीं। नहीं। अभी मुद्दों की बात चल रही है, अपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर के बयान आया और उसने पूरी सियासत में बवाल काट दिया। प्रधानमंत्री ने भी उस पर अपनी टिप्पणी दी थी और कहते हैं कि हमारे बयान को गलत तरीके से रखा जा रहा है। आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते? नहीं, देखिए यशवंत जी, अगर आप इनके डीएनए को टेस्ट करेंगे, इनके डीएनए के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो लिख करके चीफ मिनिस्टर को भेज दिया था, लिख करके भेज दिया था। हुड्डा साहब ने भी कल परसों बोल दिया, कहा हम आरक्षण को खत्म करेंगे, आपके सामने बोला, टीवी के ऊपर बोल दिया। ये बखड़ा गए हैं, ये पजल हो गए हैं। राहुल को तो बेचारे को लिख के देता है कोई, वो बोलता है। इनके मन के अंदर है, इन्होंने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उसको हराने के ऊपर लगे रहे। अरे जिस व्यक्ति ने इस देश को पवित्र संविधान दिया, जिसके कारण ये देश चल रहा है, आप उसी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। ये राहुल ने कोई वैसे नहीं दिया, ये बोला कि हम आरक्षण खत्म करेंगे कि उसने बचपने में दे दिया। ये सारा का सारा सोच समझ करके बोलते हैं। मैंने कहा है कि इनके डीएनए के अंदर है और ये चाहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आकर के उन्होंने बोला कि ये इस आरक्षण को कांग्रेस के लोग छू भी नहीं सकते जब तक मोदी बैठा है, और आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे मोदी जी ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान देने का काम किया, उसको भारत रत्न से नवाजा गया। कांग्रेस ने तो नहीं नवाजा, कांग्रेस अगर नवाजती उसने तो अपमान किया है। और मोदी जी ने तो उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ये देश मोदी के नेतृत्व में ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। ये लोग संविधान को जो उठा करके कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, उनकी मंशा अब जग जाहिर हुई है कि यही लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। और मैं यशवंत जी आपको बताना चाहता हूँ, तथ्य के साथ बता रहा हूं मैं, तो ये जवाब दें उस बात का, हुड्डा साहब दें, राहुल को पूछ करके दें, परंतु दे तो मेरे हरियाणा प्रदेश के 10% युवा, 10% हमारा आर्मी के अंदर युवा आर्मी में है। क्या हालात थे बॉर्डर के ऊपर 2014 से पहले? आतंकवादी किस प्रकार से आकर के गोलियों से भून देते थे, गर्दन तक काट ले गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। क्या हालात थे? सरकार कैसे देखती रहती थी? हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, ये तो पूरा देश जानता है। और मोदी जी ने बड़ा स्टैंड लेकर के उस धारा 370-35A को समाप्त किया। और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आतंकवादियों को भी हमारी आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बॉर्डर के ऊपर दे रही है। किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं है। एक सुरक्षा का भाव, सुरक्षित वातावरण मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर दिया। और वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी, क्षेत्रीय दल क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि हम धारा 370 को वापस रिवर्ट करेंगे, लेकर के आएंगे। अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन कर लिया। ये तो ऐसे लोग हैं कि जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें इस देश को कमजोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता दौड़ करके उसके साथ हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, भी हम आपका समर्थन करते हैं। ये अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और हुड्डा साहब भी स्पष्ट करें। हमारे हरियाणा का 10% युवा आर्मी के अंदर है, जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा बेटा भाई खड़ा है। और आपने, आपकी सरकार ने वहाँ पर समझौता किया है। अपना ये स्पष्ट करें कि आपका विजन क्या है, आपका क्या लाइन है आपकी,
आप बताने का काम करें। सीएम साहब, परीक्षा अमूमन 1 साल के अंदर होती है, लेकिन आपकी परीक्षा 6 महीने के भीतर ही दूसरी होने जा रही है। अमूमन परीक्षा जो है, वो परीक्षा केंद्र जो है वो बदलते जरूर रहते हैं, लेकिन एक चर्चा है जिसका जवाब जनता जानना चाहती है कि करनाल से नायब सिंह सैनी लाडवा शिफ्ट। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने कहा भी है, पीछे पत्रकारों को मैंने, मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा मेरी 90 की 90 सीटें हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ और लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद भरपूर बरसता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया और मैंने भी कोई सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता। मेरे से जितना होता मैं उतना व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। पार्टी का आदेश आया कि आपने कुरुक्षेत्र से लड़ना है, कुरुक्षेत्र से लड़ा और मैं आज भी उस बात की चर्चा करता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि कुरुक्षेत्र के लोगों ने इतना सम्मान, इतना प्यार दिया, आज तक के इतिहास के अंदर आप देखना, आज तक के इतिहास में इतने बड़े मार्जिन से कोई भी व्यक्ति नहीं जीता जितना उन्होंने अपने बेटे भाई को जिता करके दिल्ली में मोदी जी के पास भेजा, बड़े मैंडेट के साथ। पार्टी ने फिर आदेश किया कि आपने करनाल से लड़ना है। आप करनाल का इतिहास देखिए, जो हुड्डा साहब और सारे दल मिलकर के करनाल में एक पल्ली के ऊपर बैठ गए, एक ही पल्ली पर बैठ गए और कहने लगे, हुड्डा साहब ने तो घोषणा करी आपके पास बाइट होगी उसकी, कहा जी यहाँ से करनाल से एक रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, एक रास्ता दिल्ली जाएगा। 10 साल की सरकार थी। मैं तो करनाल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सच में ऐतिहासिक जीत दी है, सर आंखों पे बैठाया है। 1 लाख वोटें मेरे को विधानसभा के अंदर दी हैं। कितना गजब का प्यार दिया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा भी है, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है उसके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और पार्टी ने जब कहा कि आपने लाडवा लड़ना है, लाडवा तो हमारा क्षेत्र ही है, मैंने बदली नहीं सीट, मैं अपने क्षेत्र के अंदर अपने घर में आया हूँ, लाडवा हमारा घर है। और लोगों का जो स्नेह, जो प्यार देखने को मिल रहा है, और मैं ये सौभाग्यशाली हूँ, परमार जी, यशवंत जी, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं जिस भी सीट के ऊपर जाता हूँ लोग सर आंखों के ऊपर बैठाते हैं और ये बोलते हैं कि आपने आगे भी यहीं रहना है। ये लोगों का प्यार है, ये स्नेह है। हुड्डा साहब देख लेना, गड़ी साहब लाते बाहर लड़का, ये बात सही है लड़का, कि ऐसे ये जो दुष्प्रचार कर रहा है, लड़के तो देख ले, हालत ना खराब करते लोग। अरे भ्रष्टाचार किया है, हरियाणा को भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3,000 रुपये, जो 6,000 रुपये पेंशन की बात कर रहा है, हमने तो पेंशन भी बढ़ाई है। ये तो 500 रुपये देता था, पेंशन का दायरा भी बढ़ाया है। पेंशन का दायरा कैसे बढ़ाया है? इनके समय के अंदर बुजुर्ग को अगर पेंशन लगानी होती थी, 6-6 महीने, 1-1 साल दफ्तर के चक्कर काटता था, पेंशन नहीं लगती थी। और फिर अधिकारी जिसकी लगती थी वो कहते था, कहा था वो मेरे को 6 महीने की अपनी सैलरी दे दे, कहा 6 महीने की मांग लेता था, 5-10 हज़ार रुपये ले लेता, लगा देता। कहीं बुजुर्ग जा नहीं पाते थे, इतने चक्कर नहीं काट पाते थे, पेंशन नहीं लगती थी। मुझे ध्यान में है 2014 तक हरियाणा के बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो मात्र 21 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, 21 लाख। जब से ये ऑनलाइन किया है और जब से हमारी सरकार ने ये कहा है कि जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पर आ जाएगी, उसका परिणाम क्या निकला? कितना लाभ मिला? बुजुर्ग को कहीं जाने की दफ्तर में जरूरत नहीं पड़ी, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 34 लाख बुजुर्गों को हम सम्मान भत्ता दे रहे हैं। 13 लाख बुजुर्ग जो धक्के खा रहे थे, जिनकी पेंशन नहीं लगती थी, ऑनलाइन से उनकी घर बैठे पेंशन लग गई। ये गजब का सिस्टम, ये गजब का शासन अगर देने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके समय के अंदर तो हर व्यक्ति का शोषण होता था। मुझे तो गजब की बात याद आती है, इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, रैलियों तक की 24 घंटे बिजली देंगे।
क्यों नहीं दी? क्यों 24 घंटे नहीं दी? आज ये जो बात करता है, आज ये फ्री की बात करता है, अरे तो 10 साल था, तने 24 घंटे बिजली देनी चाहिए थी। आज बिजली कंपनियां, हमने बिजली के भाव भी नहीं बढ़ने दिए, उसके भाव कम किए हैं, 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। ये तो खाली बात करते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले आप आरक्षण का जिक्र कर रहे थे और प्रधानमंत्री का हवाला दे रहे थे कि जब तक मोदी हैं तब हाँ, तक आरक्षण कोई छू भी नहीं सकता। जी जी, आप अपने यहाँ आरक्षण का दायरा, आपने क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया, 8 लाख तक आप ले गए। एक अलग से आपने कैटेगरी बनाई, उसमें एक बी कैटेगरी ला करके आरक्षण का सीमा और बढ़ा दी, ज़्यादा जातियों को आपने शामिल कर लिया। कहा जाता है कि चुनाव के लिए आपने किया है, सिर्फ चुनावी है या फिर इसके पीछे बेहतरी की मंशा है? अरे नहीं, यशवंत जी, उसका नोटिफिकेशन हो करके उसको लागू कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये सारे के सारे नकाब उतरते हैं, फिर चेहरे सामने आते हैं। कांग्रेस का नकाब उतरा है, ये तो आपके सामने भी जग जाहिर है। ओबीसी को जब आरक्षण की बात आई, जब काका कालेलकर की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई, कांग्रेस ने विरोध किया, लागू नहीं होने दिया, लंबे समय तक चलता रहा। मंडल कमीशन, जब सरकार बदली, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, राजीव गांधी की तो डिबेट है लोकसभा के अंदर, मेरे ख्याल से आधे घंटा 1 घंटा बोलता रहा वो कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इनके चेहरे नकाब हो गए हैं। अरे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस पवित्र संविधान में लिख करके चले गए कि गरीब व्यक्ति को आरक्षण देना पड़ेगा उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस तो चाहती है गरीब व्यक्ति को गरीब कर दो, गरीब व्यक्ति को और गरीब करेंगे, वो हमारी जय जयकार बोलता रहेगा, हम उसके आगे थोड़ा सा चौका गिरेंगे और वो हमें वोट देगा। ये सोच कांग्रेस की है। परंतु ये 21वीं सदी का भारत आ गया है, ये मोदी का भारत आ गया है, अब गरीब का भी सम्मान है। आज मुझे खुशी होती है कि हमने इन 10 वर्षों के अंदर 50 लाख लोगों के घर बना करके चाबियां देने का काम किया है। 8 तारीख के बाद 15,000 घरों को और चाबियां देने का काम 8 तारीख के बाद तुरंत करूंगा। तैयार हैं कमरे, आचार संहिता लग गई, नहीं मैंने पहले देने थे। मोदी जी ने कल भी इसका जिक्र किया है, इसका बजट बढ़ाया है। देश के अंदर एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत ना हो। हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है, हम देंगे। हुड्डा साहब ने तो 100 गज के प्लाट दिए, ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे, कुछ नहीं हुआ। परंतु मैंने आकर के इन्हीं 56 दिनों के अंदर मैंने उन लोगों की भी चिंता की और चिंता करके उनको बुलाया। पूरे प्रदेश के अंदर अपने मंत्रियों को कहा अलग अलग स्थानों के ऊपर आप कार्यक्रम रखिए। सोनीपत के अंदर मैं स्वयं गया, सोनीपत के अंदर जा करके मैंने अधिकारियों को कहा कि आप इनको वेरीफाई करके हमने इन लोगों को कब्जा भी देना है, 100 गज का प्लाट देना है, कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, और दे दिया। और हमने आगे और रजिस्ट्रेशन खोल दिया। हमने ये रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, उसकी डेट देनी थी क्योंकि आचार संहिता लगी, नहीं तो 1 लाख परिवारों को 100 गज के प्लाट मैं अभी इसे आचार संहिता से पहले देना था, क्योंकि 100 दिन के एजेंडे के अंदर ये कार्यक्रम था। परंतु वो आचार संहिता पहले लग गई। परंतु 8 तारीख के बाद मैं हर व्यक्ति को, जो हमने योजना, बड़ी योजना बनाई है, 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने पूरी रचना योजना बना ली, कागज भी देंगे, कब्जा भी देंगे, और इससे आगे भी मैंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर भी जिन लोगों के पास अपना मकान या अपना प्लॉट नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने ये योजना लागू की। 15,630 लोगों को हमने 15,630 लोगों को हमने 30 गज का प्लाट शहर के अंदर भी देने का काम किया। 14 शहरों के अंदर, पहले फेज के अंदर हमने 14 शहरों को लिया और 14 शहरों के अंदर हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो मैंने बताया कि उनको भी हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। सीएम साहब, मुस्कुराहट में बड़ी ताकत होती है, लेकिन टिकटों के आवंटन के बाद
कुछ नाराज चेहरे भी दिखाई दिए। अब ऐसी परिस्थिति में नायब सिंह सैनी की ये मुस्कान, आप बोलते भी हैं तब भी मुस्कुराता चेहरा रहता है, ये मुस्कान उन नाराज चेहरों को वापस लाने के लिए क्या कामयाब हो रही है? देखिए परमार जी, आपको बताना चाहता हूँ मैंने जब ये कैंडिडेटों की प्रक्रिया चल रही थी, अपने वो आकर के बायोडाटा जमा करा रहे थे जी। हर विधानसभा के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ और हमारे जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जी। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, ऐसे काफी संख्या के अंदर हर विधानसभा से हमारे पास उनके पत्र आए। जी। मिलना तो एक को था, एक व्यक्ति को मिलना है, कमल का फूल तो एक है। मैंने कहा भी था, काम सभी ने किया और सभी मजबूत। जी। हम किसी को ये भी नहीं कह सकते भाई ये कम ताकतवर है, जी। एक से बढ़ करके एक ताकतवर, परंतु जहाँ एक चीज देनी हो तो फिर कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस होना पड़ता है। जी। गुस्सा जरूर होता है, जी। उनके अंदर गुस्सा, मेरे को मिलनी चाहिए थी, हाँ मिलनी चाहिए थी भाई, मिलनी चाहिए थी, परंतु निर्णय जब होता है, निर्णय के अंदर एक व्यक्ति को मिलता है। और हमने उनसे सबसे बात की, उनका गुस्सा था, गुस्सा ठंडा हो गया है और सभी ने अब उसी मुख्य धारा में आकर के भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने के लिए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सभी मजबूती से एकजुट होकर के लग गए हैं और तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। सैनी साहब, तीसरी बार आपकी सरकार आएगी, आप फिर मुख्यमंत्री होंगे, इस भरोसे से आप भरे हुए लग रहे हैं। आपका चेहरा वो कॉन्फिडेंस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आते ही 8 तारीख के बाद हम 25,000 नौकरियां देंगे, 15,000 मकान देंगे। आपका जो ओपोनेंट है कांग्रेस, वो कहती है हमने लोकसभा में बराबर पर रोक दिया, तो अब विधानसभा में आप बाजी मार ले जाएंगे, इसका आधार क्या? देखिए यशवंत जी, 5 पे कैसे रोका है? उन्होंने उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके ये बात बोलना कि भाई मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है आरक्षण को खत्म कर देगा और वो संविधान को खत्म कर देगा, अगर मैं जाके कान में जाके बोल दिया कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा खटाखट आ जाएंगे, खटाखट आ जाएंगे, वो देख रहे हैं ना खटाखट है, भ्रष्टाचार इनके जहाँ सरकारें हैं वहाँ फटाफट है, उसको नहीं बताते, जहाँ इनकी सरकारें हैं फटाफट भ्रष्टाचार है। और ये खटाखट की बात करके हमारे बड़े लोग हैं, आ जाते हैं बात में भी, क्या पता भाई संविधान खत्म हो जा, क्या पता ये 8,500 हजार रुपये हमारे खाते में आ जा, वो विश्वास करका बड़े लोग हैं। परंतु अब उनके उस झूठ का नकाब उतर चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। ये तो राजी हो रहे हैं कि हमने 5 पर रोक दिया, 5 पे नहीं रोका इन्होंने। कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र आप हमेशा करते हैं, क्या लगता है कि इन आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार में जुटी हुई हैं तमाम पार्टियां, क्या उस गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा, नेताओं में फैक्शनलिज्म में जिस तरह? नहीं, देखिए गुटबाजी नहीं मैं कहूँगा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि परिवारवाद है। कांग्रेस में और भी नेता हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, अजय यादव है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अब पहले हमारे में थे क्योंकि अब उधर चले गए। उसको तो जहाँ हरा घास मिलता है चला जाता है, क्योंकि सीनियर लीडर है। और एक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, एक और भी तो सीनियर लीडर है। और फिर ये मलाई तो कल्ला खा गया, दिक्कत उनको भी है, भी कहीं ना कहीं वही दिक्कत आ रही है। और दिक्कत आ रही है तो इसके कारण से इनका आपस में द्वंद्व लगा हुआ है कि एक दूसरे को धोरा नहीं लगने देते। अब क्या हालात हुई है, इनकी मंशा जग जाहिर है, ये दलित विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी, हुड्डा के समय में क्या क्या हुआ है, कांग्रेस के समय में दलितों के घर जला दिए, आपके सामने है। मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, ब्रहाना कांड हुआ है।
क्या क्या नहीं किया। बेटियों की असमत को लूट लिया इनकी सरकार के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं। पलायन करना पड़ गया, कोई कार्रवाई नहीं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, गर्दन तोड़ दी गई, हॉस्पिटल में पड़े रहा, पूछने तक नहीं गए। ये दलित विरोधी है। और यही हालत ही कुमारी शैलजा का करने वाले हैं। क्या बोलते हैं आप देख रहे हैं ना, किस प्रकार की गाड़ियाँ। ये इसी की तो गैंग है, और किसकी गैंग है? हुड्डा की तो गैंग है। लोग उस बात के ऊपर बड़े खपा हैं कि इस प्रकार की जो ये हुड्डा साहब दबंगई करते हैं, जो इनका शासन तंत्र होता है, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। उसके अंदर गरीब व्यक्ति को FIR तक दर्ज नहीं होती। जब उसके ऊपर कोई ना कोई वो प्रताड़ित होता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। FIR तक दर्ज नहीं होती गरीब व्यक्ति की इनके शासन के अंदर। वो या तो आत्मदाह कर लेता है, या वो अपने आप को, अपने मन को मार करके बैठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस दिन से भाइयों मेरे को जिम्मेवारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर अगर किसी गरीब के खिलाफ किसी ने अत्याचार कर दिया, तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया। और मेरे पास तो आकर के अगर कोई भी गरीब व्यक्ति ने आकर के कह दिया ना, मैं सुनता हूँ, बात खुली सुनता हूँ, भी मेरे साथ न्याय हो गया, उसी टाइम अधिकारी की चूड़ी टाइट कर देता हूँ। अन्याय नहीं होना चाहिए इसके साथ, इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसी कारण से गरीब लोगों के मन में ये हमारे प्रति स्नेह और प्यार है। उनकी बात को मैं सुनता हूँ और उसका समाधान भी करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय निकाला, हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू यशवंत जी। राम राम जी, राम राम जी, परमार जी।